हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो मंडे लेक्चर में हमने इतिहास का प्राचीन इतिहास जो है हमने मॉर्निंग में देख लिया है, जो कि आपको प्रोवाइड हो गया है। अब हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में मैं आपको बता दूं, मंडे लेक्चर है। मंडे लेक्चर में महाचैलेंज क्यों चला हुआ है? हिस्ट्री में हमने 40 क्वेश्चन कवर करने हैं आज। तो मध्यकालीन इतिहास पर हम आ गए हैं। प्राचीन जो इतिहास है वो हमने कर लिया है। अगर आपको देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जाइए, तो आपको हिस्ट्री में वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लेक्चर है 2.2, दूसरा दिन है इतिहास का, दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर प्राचीन को हो गया, दूसरा लेक्चर मध्यकालीन का है। तो उसमें हम कवर करेंगे उत्तर भारत का राजपूत काल। लेवल 2 होने वाला है इस टॉपिक का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 11वां क्वेश्चन देखिए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका आबू पर्वत हो जाएगा। आबू पर्वत को हम माउंट आबू भी बोलते हैं। ये अरावली पर्वत पर स्थित है। किस पर? अरावली पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू। ठीक है, तो वहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो व्याख्या देखिए कि दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से भी बोला जा सकता है। राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम ने, याद रखना है, भीम प्रथम ने इसका करवाया था। सीमांत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, न कि भारत में नहीं है, राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह जैन धर्मावलंबी का पवित्र स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। जो अरावली पर्वत है, अगर उसकी सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो वो गुरु शिखर हो जाएगी। और जो माउंट आबू है, जो कि अरावली की चोटी है, उस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। कितना अच्छा पॉइंट, आपको कितने 4-5 पॉइंट क्लियर हो गए। इसका निर्माण किसने करवाया? भीम प्रथम ने करवाया। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, देखो कितने वो सही। और कब हुआ ये? 1031 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिए कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। जो मैं आपको टॉपिक, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, टॉपिक वाइज इसलिए लेकर हूँ क्योंकि आपका जो थ्योरी रटने में आपका टाइम वेस्ट होगा और आप भूल जाते हो। अगर आप क्वेश्चन वाइज याद करोगे किसी भी टॉपिक को, तो आपका ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो 12वां क्वेश्चन नंबर देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो खजुराहो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं-11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्म से संबंधित है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध व एवं बड़ा है। जो भी मंदिरों का नाम लिखूंगा आपको पता होना चाहिए किस धर्म से रिलेटेड है। जो दिलवाड़ा का मंदिर था वो जैन धर्म से रिलेटेड था। जो पार्श्वनाथ का मंदिर है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो खजुराहो का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। जो खजुराहो का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योनियों का मंदिर है। गुज्जर, प्रतिहार, चाहमान और परमार, ये सभी राजपूत वंशावली भी 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। कौन कौन सी? प्रतिहार, चाहमान और परमार और गुज्जर प्रतिहार पूरा नाम है। ठीक है, ये उस टाइम की 10वीं-11वीं सदी में शासन कर रही थी। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। जो राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ, वो पूछ रहा है कि कहाँ पे है। वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। तो विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य में बनवाया। ठीक है, तो इसे 8 वर्ष लग गए इसे बनने में। तो किसकी जीत के खुशी में बनवाया? महमूद गजनवी की नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मेवाड़ के जो नरेश थे, राजा थे, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। ये आपको पता होना चाहिए कौन राजा था, किसको हराया, किस किस की सेना को हराया। महमूद गजनवी के जो मालवा की और गुजरात की सेना थी,
मतलब कि नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद गजनवी, महमूद खिलजी कर रहा था। किस किस सेना का कर रहा था? मालवा और गुजरात की सेनाओं का कर रहा था। कौन? महमूद खिलजी। और राणा कुंभा किसका राजा था? मेवाड़ का राजा था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसकी जीत की खुशी में इसने कहाँ पर करवाया निर्माण? ये राजस्थान के चित्तौड़ में करवाया। राजा कहाँ का है, कहाँ पर निर्माण करवाया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेवाड़ के अंदर में ही चित्तौड़गढ़ रहता है और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ वगैरह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे के सीधे। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर पूछ जाएगी इसकी नींव किसने डाली थी? तो जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये यताति, ये जयाति है, जया कर लीजिए, जयाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, फाउंडेशन किसने बिल्ड की थी? जयाति केसरी ने। ठीक है, तो व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या कहता है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा, वंश भी आपको याद करना है, वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जयाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए कि इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एक राम क्षेत्र बताया गया है। मंदिर का प्रांगण 150, जो उसका प्रांगण है, पोर्च एरिया है, 150 मीटर वर्गाकार का है तथा कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। जो कि मंदिर के ऊपर जो कलश होता था वो 40 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो आज भी कलश लगाए जाते हैं मंदिरों पे, हर एक मंदिर पे आपको दिखेगा। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित की जाती थी। लिंगराज जो मंदिर है वो रथ यात्रा के लिए आज भी फेमस है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये पूछा कि जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर में जो भारी लूट की थी, बहुत फेमस आक्रमण है मोहम्मद गजनवी का, तो उस समय जो वहाँ का राजक था, गुजरात का शासक कौन था? वो पूछ रहा है भीमदेव प्रथम। ये भीमदेव प्रथम वही है जिसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर को बनवाया, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और माउंट आबू किसकी चोटी है, किस पहाड़ी पर स्थित है? वो अरावली पर है। अगर मैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो वो आपकी गुरु शिखर होगी। तो ये आपका कितने क्वेश्चन रिपीटेशन हो गए, ये आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए, जैसे कि मेरे माइंड में बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या कहता है कि भीमदेव प्रथम गुजरात के सोलंकी वंश का शासक था। इसने वडनगर पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया। 42-43 साल हो गए। ठीक है, ये नागराज का पुत्र एवं दुर्लभ राज का भतीजा था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इसने कांतकोट में शरण ले ली थी। मतलब कि भाग करके, अपनी जान बचा करके कांतकोट में उसने शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षरा किसने लिखी? जो हिंदी विधि है, विधि विधान है, उस पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम मित्राक्षरा है। तो उसके लेखक पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन होंगे? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञानेश्वर इसके लेखक थे। ठीक है, व्याख्या देखिए कि मित्राक्षरा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मित्राक्षर जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है हिंदू विधि पर। ठीक है, तो धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया था। मतलब कि लिखा गया था वो विज्ञानेश्वर ने लिखा था, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य, जिसने कितने से कितने समय तक काल की शासन किया? 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक वो किया, राज्य किया। कि राज्यकाल में रहते थे। बंगाल और आसाम के अतिरिक्त शेष भारत में हिंदू कानून के विषय में मित्राक्षर को प्रमाण माना जाता है। ठीक है, इसको प्रमाण के तौर पर भी प्रयोग लिया जाता है, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जा सकता। आज भी जो रीति रिवाज है हिंदू धर्म में, वो जो हमारे पुराण हैं और हमारे उपनिषद हैं, हमारे प्रसिद्ध किताबें हैं, तो उसी के आधार पर, मान्यता के आधार पर हम समाज को अपने चलाते हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्लैक पगोड़ा है। ब्लैक पगोड़ा पूछ रहा है कि किसको जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से? तो ये भी एक मंदिर है जो कोणार्क में स्थित है। ठीक है, कोणार्क का मंदिर सुना होगा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोणार्क में स्थित है। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है, जो भारत में पुरी उड़ीसा राज्य के पास स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क। ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में करवाया था। जो गंग वंश का जो बहुत ही प्रतापी राजा था वो नरसिंह देव प्रथम उभर के आया था उस टाइम। तो उसने जो उड़ीसा के राज्य है पुरी के पास कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। 1250 में करवाया था। यूनेस्को ने वर्ष कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि यूनेस्को ने वर्ष 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पकोड़ा कहते थे। ठीक है, ये इसका व्याख्या हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या हो गई, आप इसको ध्यान से पढ़ना। 18वां क्वेश्चन सीधे चलते हैं। राजवंश और राजधानी की दो सूची दी गई है, एक सूची में राजवंश, दूसरी सूची में राजधानी, इनका मिलान करना है। तो अगर मैं चौहान चहामान, जिसको चौहान भी कहते हैं चाहमान भी कहते हैं, इसकी राजधानी की बात करूँ तो इसका पहला आपका करेक्ट हो जाएगा अजमेर। इनकी जो राजधानी थी वो अजमेर थी। गढ़वाल राठौर की बात करूँ तो इनकी कन्नौज थी। और गुहिलोत सिसोदिया की बात करूँ तो चित्तौड़ थी इनकी राजधानी। और कलचुरी और हैया की बात करूँ तो इनकी थी राजधानी त्रिपुरी। तो हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता है किसे कहा जाता है, मतलब कि किसने राजस्थान का इतिहास लिखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल टॉड ने राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। जेम्स टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी तथा भारतविद थे। भारतविद मतलब कि भारत के विद्वान थे, भारत के ऊपर उन्होंने बहुत ही अधिक रिसर्च की थी। जेम्स टॉड वर्ष 1817 से 1818 तक एक वर्ष में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की एवं इंग्लैंड जाकर के वर्ष 1829 में एनल्स एंड याद रखना एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम। इस रचना में सर्वप्रथम राजस्थान का शब्द का प्रयोग हुआ। जो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ वो इसी किताब में सर्वप्रथम हुआ। ये भी आपको याद करना है, तो इसलिए इसी पॉइंट को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेखक का नाम और किताबों का नाम। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में सूची मिलान करवाना है, उसमें राजवंश दिए गए और उनका राज्य क्षेत्र की दिया हुआ है। तो अगर मैं चौहानों की बात करूं तो इनका जो चौहानों का राज्य क्षेत्र था वो दिल्ली अजमेर था। प्रतिहार का देखूं तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज था। परमार का मालवा था। और चालुक्य और सोलंकी का, जिनको सोलंकी भी कहते हैं चालुक्य भी कहते हैं, उनको काठियावाड़ था। तो और पहलों का दिल्ली अजमेर हो जाएगा। ये आपका मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरीज बन जाएगी। तो इस वीडियो का समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बन रही है आपको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और घंटे का बटन दबाना ना भूले। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी अदर वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री का नाम से होगी, उसमें आप इससे रिलेटेड अदर वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.